बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 जून को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के केस की समाअत का मुकम्मल अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपको ये बताऊँगा कि 120 मिनट की जो ये समाअत थी, इसमें 117 मिनट बाद यानी इख्तिताम से 3 मिनट पहले जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल जो कि इस बेंच के सरबराह हैं, उनके ऐसे रिमार्क्स जिससे नज़र आया है कि ये मामला किस तरफ जा सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कल का दिन फ़ैसला कुन हो सकता है। आज जैसे ही केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो फ़रोग़ नसीम साहब दलाइल दे रहे थे, उनके साथ जो बाकी टीम है, फ़रोग़ नसीम साहब और रोस्टम के लेफ़्ट साइड पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बैठे थे, खालिद जावेद खान साहब, उनके साथ इरफान कादिर साहब जो कि शहजाद अकबर साहब के वकील हैं, और साथ आमिर रहमान साहब, सोहेल अहमद साहब अटॉर्नी जनरल ऑफिस से। बैक साइड पर उनके जो पिछली लाइन है उसमें शहजाद अकबर साहब, मलिका बुखारी साहिबा, हसन मान साहब और गोंदल साहब, सॉरी गोंदल साहब का नाम फिर मुझे याद नहीं है, मैं अपने मोबाइल में देखता हूँ अगर मेरे सामने आ जाता है तो। और बाकी जो उनके साथ थे वो सब मौजूद थे जो उनको असिस्ट भी कर रहे हैं फ़रोग़ नसीम साहब को। लेकिन राइट साइड पे जो है वो मौजूद थे, राइट साइड पे मौजूद थे हामिद खान साहब और वकला तंजीमों के जो रहनुमा हैं दीगर, वो वहाँ पर मौजूद थे और मुझे गोंदल साहब का नाम यहाँ से भी नहीं मिल रहा। दिलचस्प बात यह है कि इसमें भी मैंने लिखा हुआ है गोंदल साहब लॉयर पीटीआई। अच्छा, खैर, जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा कि मैं जो कल मुझसे सवाल पूछे गए थे उनके जवाब बाद में देता हूँ, अगर मुझे इजाज़त दी जाए तो मैं जैसे अपने हिसाब से केस अपना बताना चाह रहा हूँ मैं उसी मुताबिक चलूँ और मैं पहले हक़ाइक़ जो है, फैक्ट्स जो हैं अदालत को बताना चाहता हूँ। उन्होंने बताया अदालत को वो सारी तफसीलात पढ़ी कि जब मुतल्लिक़ा इदारों को कहा गया कि ये इन्फॉर्मेशन आई है काजी फ़ाइज़ साहब के बच्चों की और अहलिया की जायदादों की, तो इसकी हमें मज़ीद डिटेल्स चाहिए। तो इदारों ने जो तहकीकात की, उन तहकीकात के नतीजे में कौन कौन सी जायदादें सामने आईं, क्या उनकी कीमत थी, कैसे वो लिए गए, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये मॉर्गेज नहीं है, ये कर्ज़े पे नहीं ली गई, बल्कि ये इनके जो पैसे पे किए गए वो नकद पे किए गए। और उन्होंने ये सवाल उठाया फ़रोग़ नसीम साहब ने कि अभी तो उनके बच्चे उसी वक्त एजुकेशन से फ्री हुए थे, तो उनका क्या सोर्स ऑफ इनकम था कि उन्होंने ये ले लिए। और फिर आगे चल के उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा उनकी अहलिया ठीक है मेरी बहन है, उनके बारे में है कि वो बहुत बड़े ख़ानदान से हैं और उनकी ज़मीनें भी बहुत हैं, एग्रीकल्चर लैंड बहुत है, तो वो दिखा दें ना, बता दें कि यहाँ से पैसा आया था, कोई उनको गिफ्ट मिला है, ये प्रॉपर्टी गिफ्ट दी गई है उनके वालिदैन की जानिब से, उन्होंने अपने पैसों से लिया है, उनके बच्चों ने अपने पैसों से लिया है, बस हमें वो सोर्स बता दें, केस आज ही ख़त्म हो जाएगा। मंसूर अली शाह साहब, मकबूल बाक़िर साहब, दोनों ने ये सवाल उठाया कि जो आपने सर्च की ये किस तरह से की इनकी प्रॉपर्टीज़ की, और ARU को ऑथराइज़ किसने किया, किसने मंजूरी दी, ये मामला कानूनी था नहीं था, ये सारा बताएँ। फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा जितने सवाल आप मुझसे कर रहे हैं या कल किए हैं, सबका कानूनी जवाब, मालूमात, दस्तावेज़ात, तमाम चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, मैं हर एक सवाल का जवाब आपको दूंगा। लेकिन बस ये है कि मैं ज़रा इसी अंदाज़ से अपना केस आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि मैं एक बार अपना केस बनाकर आपके सामने पेश कर दूँ, उसके बाद मैं आपके हाथों में हूँ और जैसे आप हुक्म करेंगे मैं उसी तरह चलूँगा और आपके तमाम सवालात के जवाब दूँगा। लेकिन ये उन्होंने कहा कि यहाँ पर अदालत के साथ गलत बयानी की गई कि पता नहीं कितना मुश्किल है जायदादों का पता लगाना और पता नहीं क्या क्या ज़राए इस्तेमाल किए गए। उन्होंने कहा यूके में जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो 1998 के बाद उनके कानून के मुताबिक वो ओपन है, वो कोई सीक्रेट नहीं है। उन्होंने कहा कि 3 या 4 पाउंड देकर किसी भी प्रॉपर्टी की तफसीलात निकाली जा सकती हैं, हासिल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा मैं अदालत के अंदर आपको लैपटॉप पे निकाल के दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये कितना आसान है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जिन चीज़ों पर मुनीर मलिक साहब ने अच्छा केस लड़ा, लेकिन पूरा दिन 2-2 दिन उन्होंने दलाइल दिए, उन चीज़ों के जवाब फ़रोग़ नसीम साहब चंद मिनट्स में जो है वो दे रहे हैं। उसके बाद फ़ाइज़ ईसा साहब, उनके बीवी का टैक्स रिकॉर्ड, वेल्थ स्टेटमेंट, तमाम चीज़ें भी अदालत में पेश कर दी गई हैं, पूरा रिकॉर्ड पेश कर दिया गया है, बता दिया गया है, अदालत को दिखा दिया गया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तो नहीं किया, उनके बीवी बच्चों ने भी, उनकी बीवी ने भी इन असास और जायदादों को अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि 2013-14 में जिस दौरान ये प्रॉपर्टी खरीदी गई उस दौरान उनकी अहलिया ने जो वेल्थ स्टेटमेंट दिखाई, जो उनके टैक्स रिटर्न है, उससे दिखाया गया कि उन्होंने अपनी इनकम 9,285 जो है वो शो की है। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर कहा, उन्होंने आज भी ये 3-4 बार कहा, उन्होंने कहा आज ही ये केस ख़त्म हो सकता है अगर वो मनी ट्रेल दे दें, पैसे कमाए कैसे, भिजवाए कैसे, किस तरीके से भिजवाए गए, ये सारी चीज़ें आज दिखा दें तो हाँ ख़त्म हो जाएगा। मकबूल बाक़िर साहब ने पूछा, सजाद अली शाह साहब ने पूछा कि जो टैक्स लॉस के तहत जो कार्रवाई थी, टैक्स प्रोसीडिंग थी, वो कहाँ तक पहुँची है।
तो इसका जवाब उन्होंने फ़ारूक नसीम साहब ने दिया कि क्योंकि ये मामला एक जज साहब का है, FBI वाले खौफजदा थे कि अगर हमने जज साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, उनके बच्चों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, तो हमें भी इसके नताइज भुगतने पड़ सकते हैं और हमें भी कटहरे में लाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मकबूल बाकर साहब ने कहा कि कैसे इन चीज़ों को, प्रोसेस को आप बाईपास कर सकते हैं, अगर किसी ने को गलत किया है तो वो उसके कंसिक्वेंसेस उसको जो है वो उसको भुगतने होंगे। फिर उसके बाद कहा उमर रज़ा बंदियाल साहब ने कि अगर करप्शन का इल्ज़ाम जज साहब पर नहीं है तो फिर तो ये सिर्फ टैक्स का मामला रह जाता है, और अगर ये टैक्स का मामला रह जाता है तो टैक्स लॉ के 116 जो है शिक, उसके तहत वो सिर्फ डिपेंडेंट जो हैं उनके ज़िम्मेदार हैं। तो आपने ये बताना है कि जो उनके ज़ेर कफ़ालत नहीं है, उनकी बीवी या बच्चे, उनके जज साहब कैसे जवाब दे हैं। FIA की रिपोर्ट मुकम्मल पढ़ के बताई गई कि उनकी बीवी की डुअल नेशनलिटी है, किस पासपोर्ट वो ट्रैवल करती रही, कितने उन्होंने ट्रैवल किए, कितने कोई कॉमन ट्रैवल थे बाहर के, और 39-39 में फ़ाइज़ साहब साथ थे। वो सारी चीज़ें जो हैं ट्रैवलिंग हिस्ट्री मुकम्मल तौर पर बताई गई। फिर सजाद अली शाह साहब ने भी पूछा, उन्होंने कहा, मंसूर अली शाह साहब ने भी सवाल किया कि वकील जो दरख्वास्त गुजार है, शिकायत कुनिंदा है अब्दुल वहीद डोगर, उसको इनकी एहलिया का नाम किसने बताया। इस पे फ़ारूक नसीम साहब ने कहा कि सहाफ़ी जो होता है वो अपना सोर्स कभी नहीं बताता, उसका सोर्स उसका असासा होता है। हमने बहुत पूछा लेकिन उसने कहा कि ये मेरा सोर्स है और मैं अपना सोर्स बिल्कुल नहीं बताऊंगा। फिर मकबूल बाकर साहब ने कहा कि उस सहाफ़ी के क्रीडेंशियल्स क्या हैं, वो कहाँ काम करता है, कौन सी उसके ऊपर उसके आप कहें कि क्रेडिट के ऊपर बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं, क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको उसने शिकायत की, पूरी हुकूमती मशीनरी एक्टिव हो गई और आपने उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी बगैर ये जांचे कि ये बंदा कौन है, कौन नहीं है, क्या है, क्या नहीं है। तो क्या आप ये चीज़ें देखी हैं? इस पे फ़ारूक नसीम साहब ने कहा कि मैं आपको अदालती फ़ैसले दिखाऊंगा जिनके मुताबिक ये है कि अगर कोई आपको मालूमात फ़राहम करता है तो उन मालूमात के फ़राहम करने वाले के आप क्रीडेंशियल्स जो हैं वो नहीं देखते। इस पे मकबूल बाकर साहब ने कहा कि मसला यह है कि इस मुल्क के अंदर गैब से बहुत से काम हो जाते हैं, तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हुकूमत ने क्यों इसको इतना ज़्यादा जो है वो सीरियस लिया। फिर उसके बाद दोबारा वो अपने केस पर आए फ़ारूक नसीम साहब, उन्होंने अदालत को पूरा प्रोसेस बताया, रेफरेंस तैयार कैसे हुआ, तैयारी के बाद किस तारीख को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजा गया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने पहले अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया, अटॉर्नी जनरल को बुला के उनसे सवालात किए, दस्तावेज़ात मांगी, मज़ीद उन्होंने तसल्ली की अपनी। उसके बाद उन्होंने इब्तदाई नोटिस जारी किया काजी फ़ाइज़ साहब को, उसका फ़ाइज़ साहब ने जवाब जमा कराया, उस जवाब को उन्होंने बताया, उसको पॉइंट्स बताया और उन्होंने कहा कि उस जवाब में भी पहले जो मैं बता चुका हूँ कि उन्होंने हर बात की सिवाय मनी ट्रेल की और सिवाय इस बात के कि पैसे कमाए कैसे और भिजवाए कैसे, उन्होंने और इनकार नहीं किया कि ये प्रॉपर्टीज़ मेरे बच्चों की, ये बीवी की नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि उसके बाद दोबारा अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया, अटॉर्नी जनरल से दोबारा जवाब मांगा गया। उसके बाद जब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस नतीजे पर पहुँची कि वाकई हमें मज़ीद कार्रवाई करनी चाहिए, तब जाके शो कॉज नोटिस जारी किया गया। उनका केस ये था फ़ारूक नसीम साहब का कि अभी तो इन्होंने वो रुकावट ही क्रॉस नहीं की मुनीर मलिक साहब ने कि ये रुकावट के जब शोकाज नोटिस जारी हो गया है तो फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ये केस सुन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ये केस नहीं सुन सकती, ये केस सुप्रीम कोर्ट के लिए नाकाबिल समात है क्योंकि यहाँ पे शोकाज नोटिस जारी हो गया है और जब शोकाज नोटिस जारी हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार वहाँ पर नहीं होता। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल एक आइनी फोरम है, जजेस के एहतसाब का वो फोरम है, कोई और फोरम जजेस के एहतसाब नहीं कर सकता। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट को ये मामला नहीं देखना चाहिए। फिर उमर रज़ा बंदियाल साहब ने कहा कि अगर जब उन्होंने ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत संगीन मामला है, फ़ारूक नसीम साहब ने कहा, तो उस पर उमर रज़ा बंदियाल साहब ने कहा कि अगर ये पैसे बैंकिंग चैनल से गए हैं तो फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकती है। तो फिर फ़ारूक नसीम साहब ने कहा कि हम तो कह ही ये बार बार रहे हैं कि वो हमें दिखा दें कि ये मैंने पैसे भिजवाए हैं बैंकिंग चैनल से, तो ये हमारा तो सारा केस ख़त्म हो जाएगा, आज ये केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा अगर वो मनी ट्रेल दे देते हैं तो। उसके बाद बहुत से सवालात किए गए मंसूर अली शाह साहब की जानिब से, याह्या अफरीदी साहब की जानिब से, सजाद अली शाह साहब की जानिब से, मकबूल बाकर साहब की जानिब से मुसलसल सवालात किए गए। उन्होंने यही कहा, फ़ारूक नसीम साहब ने कुछ सवालात के जवाब दिए, कुछ को उन्होंने कहा कि मैं आपको कल जो है वो जवाब दूंगा। मकबूल बाकर साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात की कि जब नज़रसानी दरखास्तें आपने दायर की हुकूमत ने PTI की तरफ से,
ये फैज़ाबाद धरना केस में उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, तो ये जो केस ये बनाया जाता है कि क्योंकि उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया तो इसलिए आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की। इस पर आप क्या कहेंगे? उस पर फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि 3 जजेस के खिलाफ हमने कार्रवाई शुरू की, 2 बाकी जो हैं वो हाई कोर्ट्स के थे। तो उन्होंने कौन सा कोई धरने का फैसला दिया था कि अगर सिर्फ धरना बुनियाद होता तो फिर हम क्यों 2 और जजेस के खिलाफ कार्रवाई करते जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज ही नहीं हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि टैक्स एमनेस्टी का उन्होंने पढ़ के बताया कि टैक्स एमनेस्टी में लिखा हुआ है कि जज, पब्लिक ऑफिस होल्डर और उनके बच्चे जो हैं वो एमनेस्टी नहीं ले सकते। तो वो बेसिकली बताना ही चाह रहे थे कि जो जज है या पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसका मामला एक आम बंदे की तरह नहीं है। एक आम बंदा जो है वो सिर्फ अपने जो डिपेंडेंट हैं उनका जवाबदेह है, लेकिन जो जज है, पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं भी हैं बच्चे, तो भी उससे सवाल किया जा सकता है और जज साहब को ये चीज़ें डिक्लेयर करनी चाहिए थी। दरमियान में उन्होंने एक जगह इंडिया का हवाला दिया कि इंडिया के एक जज थे, उनके बच्चों किस तरह बीवी के एहसास सामने आए नहीं बता सके थे, उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बराबर जो उनका फोरम है वो हटा रहा था, लेकिन जज साहब ने इस्तीफा दे दिया। फिर उन्होंने उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि आप पाकिस्तान के कानून की बात करें, हमें पाकिस्तान का बताएं, पाकिस्तान के फैसलों के बारे में बताएं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो एक जज थे पाकिस्तान के, उनकी बीवी की एक मर्सिडीज़ थी जो उनके ऊपर इल्ज़ामात थे। उनमें से एक इल्ज़ाम ये भी था कि उनकी बीवी के पास एक मर्सिडीज़ थी और उसके सोर्स भी जज साहब से पूछा गया था। फिर 2-3 और इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एक तो ये पूछा गया कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये कह सकती है कि सदर की जानिब से जो रेफरेंस है ये गैर कानूनी है, इलीगल तरीके से सारा प्रोसेस किया गया है, या वो कह सकते हैं कि सदर का जो ये रेफरेंस है ये बदनीयती पे मबनी है। तो फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि मुझे वो कोई आइन की शिक दिखा दें, कोई कानून दिखा दें जहाँ पे कदगन हो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये नहीं देख सकती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख सकती है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मामला जाना चाहिए और ये मामला सारे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही देखने चाहिए। आखिरी 3 मिनट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई, सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ, एक तो मैंने आपको बता दिया कल का दिन फैसला कौन हो सकता है। कल उन्होंने बताना है कि ARU एसेट रिकवरी यूनिट जो है उसकी लीगल पोजीशन क्या है, उनको शिकायत क्यों आई, क्यों उन्होंने ऑथराइज़ की, क्यों उसके बाद उन्होंने मज़ीद तहकीकात की। मंसूर अली शाह साहब ने यह भी पूछा कि बताया जाए कि एसेट रिकवरी यूनिट ने और कितने आम शिकायत पे, आम शहरियों की शिकायत पे कितने पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, उमर अता बंदयाल साहब जो कि बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने कहा इस पर भी हमें असिस्ट करें कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस नतीजे पर पहुँचती है कि ये प्रोसेस लीगल नहीं था, इसमें कमियाँ कोताहियाँ हैं, तो क्या ये हो सकता है कि वो रेफरेंस को तो फाइल कर दें, दाखिले दफ्तर कर दें, एक तरह से ख़त्म कर दें रेफरेंस जो सदर की जानिब से भेजा हुआ है, लेकिन वो कहें कि इसमें कुछ मालूमात ऐसी हैं जो हम तक क्योंकि आ चुकी हैं तो हम सो मोटो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और हम जज के खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी रखेंगे। इस पर उन्होंने बताना है अगर इस चीज़ पे भी केस आ जाता है तो भी ये हुकूमत के लिए तो एक तरह की कामयाबी होगी कि ठीक है, पहली बार ये एसेट रिकवरी यूनिट बना है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि वो लीगल बैकिंग नहीं थी, लीगल को पोजीशन नहीं है, गो के फ़रोग नसीम साहब कहते हैं कि मुकम्मल मैं अदालत को बताऊंगा अदालती फैसलों से कि उसकी कानूनी हैसियत है, नहीं भी वो साबित कर सकते, तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें होंगी। एक तो यही, जो अगर वो ये साबित कर सकते हैं कि अगर कागजात, दस्तावेज़ात, शवाहिद गैर कानूनी तरीके से भी लिए गए हैं लेकिन वो ठीक हैं तो उनकी वक़्त क्या होगी, ये सवाल भी किया गया उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से। दूसरा यह है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस नतीजे पे पहुंचती है कि बहुत सारे फ्लॉज हैं प्रोसेस में, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास आए उसमें मालूमात ऐसी हैं कि हमें इसको प्रोसीड करना चाहिए, तो फिर क्या पोजीशन होगी। अगर ये भी हो जाता है तो काजी फाइज़ साहब के लिए एक मुश्किल मरला होगा, क्योंकि काजी फाइज़ साहब तो कहते हैं कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ, लेकिन ये अब चीज़ें हैं कल का दिन, इसलिए मैंने आपको कहा कि फ़ैसला कौन हो सकता है। बहुत सी और चीज़ें हैं जो मैं इसमें शायद मिस कर गया हूँ क्योंकि इतनी लंबी समाअत थी, 120 मिनट की समाअत थी, जिसको ज़ाहिर है 13-14 मिनट में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़ाहिर है ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ और चीज़ें याद आई तो कुछ और दोस्तों के साथ जिनके साथ वीडियोज़ करता हूँ तो उसमें मैं इंशाल्लाह आपको आगाह कर दूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।